बच्चों हम बात किए थे इसके पहले वाले भाग में, पृथ्वी हमारा आवास कक्षा 6 की भूगोल की पाठ्य पुस्तक है, ग्लोब, अक्षांश और देशांतर जिसका दूसरा अध्याय था उसके बारे में। उसमें हमने देखा बच्चों कि पृथ्वी का एक लघु प्रतिरूप है जो कि ग्लोब के नाम से जाना जाता है। ग्लोब के ऊपर विभिन्न प्रकार की खड़ी रेखाएं और आड़ी रेखाएं जो देशांतर और अक्षांश के नाम से जानी जाती थी उनके बारे में देखा। देशांतर रेखाओं से किस प्रकार से प्रत्येक देश का अलग अलग समय निर्धारित किया गया था उसके बारे में देखा। वहीं भारत का समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से निकाला गया जो ग्रीनविच से अपना 5.5 घंटे आगे आया। इन सभी के अध्ययन के बाद में दोस्तों हम अध्याय 3 इसके बारे में बात करेंगे जो पृथ्वी की गतियों से संबंधित है, जिसमें पृथ्वी की घूर्णन और परिक्रमण गति इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं अध्याय 3। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं कि पृथ्वी की जो ये गतियां होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो पृथ्वी की गतियों की बात की जाए तो बच्चों तो ये अपने सामने निकल कर आती है बच्चों 2 प्रकार की। पृथ्वी की गतियां हैं अपने सामने 2। पहली गति की बात की जाए तो बच्चों वो है घूर्णन गति, और दूसरी गति की बात की जाए तो वो है अपनी परिक्रमण गति। बच्चों घूर्णन से तात्पर्य है कि पृथ्वी या किसी भी पिंड के द्वारा अपनी अक्ष पर चक्कर लगाना, अपनी अक्ष के ऊपर चक्कर लगाना है तो वो क्या कहलाएगा अपना घूर्णन। अपने अक्ष के ऊपर चक्कर लगाना क्या कहलाता है घूर्णन। इस घूर्णन गति का बच्चों दूसरा नाम है परिभ्रमण गति। घूर्णन गति का दूसरा नाम है परिभ्रमण गति। परिभ्रमण और परिक्रमण इन शब्दों में एक छोटा सा अंतर है, ये ध्यान रखना बच्चों कि घूर्णन गति है इसी को परिभ्रमण गति के नाम से जाना जाता है, और इस घूर्णन गति को दैनिक गति के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि पृथ्वी के द्वारा अपनी अक्ष के ऊपर एक चक्कर लगाने में 1 दिन का अर्थात 24 घंटे का समय लगता है, इसलिए इस गति को दैनिक गति के नाम से भी जाना जाता है। और इस दैनिक गति के द्वारा बच्चों रात और दिन का निर्माण पृथ्वी के ऊपर हमको देखने को मिलता है। वहीं इसके दूसरे भाग अर्थात दूसरी गति की बात की जाए तो उसका नाम है बच्चों अपने सामने परिक्रमण गति। परिक्रमण गति का तात्पर्य है किसी भी पिंड या ग्रह के द्वारा सूर्य के चारों ओर या किसी भी अन्य पिंड के चारों ओर चक्कर लगाना। तो पृथ्वी के द्वारा सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाया जाता है, जो एक स्थिर कक्षा, कौन सी कक्षा थी उसका नाम था बच्चों दीर्घवृत्ताकार कक्षा। उस कक्षा में पृथ्वी के द्वारा सूर्य का चक्कर लगाया जाता है, तो इस गति को बोलेंगे परिक्रमण गति। बच्चों इस गति को पूरा करने में पृथ्वी को लगभग 1 वर्ष का समय लगता है और इसलिए इसको वार्षिक गति के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात एक चक्कर ये 365 से 1/4 दिन में पूरा करती है, इसलिए इसको वार्षिक गति के नाम से भी जाना जाता है। घूर्णन गति में हमने देखा बच्चों कि पृथ्वी की घूर्णन गति से दैनिक गति और इससे दिन और रात का निर्माण होता है। वहीं इसके परिक्रमण गति की बात करें तो ये वर्ष में होती है। वर्ष में होने के कारण इस पर विभिन्न प्रकार की ऋतुओं के निर्माण का जिम्मा है, अर्थात पृथ्वी की परिक्रमण गति के द्वारा विभिन्न प्रकार की ऋतुएं बनेंगी, वहीं पृथ्वी की घूर्णन गति के द्वारा दिन और रात का निर्माण होगा। बच्चों यहाँ पे एक प्रश्न बन सकता है कि घूर्णन गति और परिक्रमण गति में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आप इस प्रकार से इनको चार्टनुमा स्थिति में बता सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों पृथ्वी के कक्षीय समतल की, अर्थात ये कक्षीय समतल क्या होता है और पृथ्वी के ग्लोब या पृथ्वी से इसका क्या संबंध है। बच्चों हमने देखा कि पृथ्वी का जो उत्तरी भाग है वो उत्तरी ध्रुव, और उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा थी उसको पृथ्वी का अक्ष के नाम से जाना गया था। और इस अक्ष को कुछ इस प्रकार से, ये एक समतल है, क्या है बच्चों समतल, और इस समतल के द्वारा ये जो अक्ष के बीच में ये जो कोण बन रहा है बच्चों 66.5 डिग्री का, तो ये कोण क्या कहलाएगा, इसका अक्षीय कोण कहलाएगा। तो ये जो 66.5 डिग्री का कोण बन रहा है इसको अक्षीय कोण कहेंगे। और पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है और इसके कक्षीय सतह से ये कितने डिग्री का कोण बना रही है, 66.5 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये बात ध्यान रखना बच्चों कि प्रश्न पूछा जा सकता है कि पृथ्वी की अक्ष के द्वारा उसकी कक्षीय सतह से कितने डिग्री का कोण बनता है, तो वो अपने सामने है
66.5 डिग्री। और इस कक्ष के द्वारा बनाया गया जो समतल है वही अपना क्या कहलाएगा, कक्षीय समतल कहलाएगा। अर्थात पृथ्वी की कक्ष के द्वारा बनाया गया है, निर्मित किया गया समतल क्या कहलाएगा, कक्षीय समतल कहलाएगा। और कक्षीय समतल से इसकी अक्ष के बीच में कितने डिग्री का कोण है, 66.5 डिग्री का कोण है। ये बात ध्यान रखनी बच्चों हमें यहाँ पे। अब बात करते हैं बच्चों प्रदीप्ति वृत्त क्या होता है। तो इसके बारे में बात करने से पहले हम बच्चों एक बात देखते हैं कि पृथ्वी का आकार लगभग गोल होने के कारण सूर्य के जो सामने वाली स्थिति है, इस कारण से पृथ्वी का एक भाग तो हमेशा और हमेशा प्रकाशमान रहेगा, वहीं इसके जो विपरीत वाला भाग है जो सूर्य से दूरी पर स्थित है वो हमेशा क्या रहेगा, अंधकार में रहेगा। अर्थात एक भाग में दिन होगा वहीं दूसरे भाग में रात होगी। तो इस दिन और रात वाले इस भाग को अलग करने वाली कोई रेखा या वृत्त होता है, उसको हम जानेंगे बच्चों प्रदीप्ति वृत्त के नाम से। तो बच्चों देखते हैं कि पृथ्वी का आकार लगभग किस प्रकार का होने के कारण, गोलाकार होने के कारण एक समय में केवल इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। और जो सूर्य की ओर वाला भाग है वहां क्या होगा बच्चों, दिन होगा। और वहीं जो सूर्य से दूर स्थित भाग है अर्थात उसके विपरीत वाला भाग, वहां पर क्या होगी, रात होगी। तो बच्चों ग्लोब के ऊपर इस दिन और रात में जो विभाजन करने वाला वृत्त है वो अपना क्या कहलाता है, प्रदीप्ति वृत्त कहलाता है। तो देखिए कि ग्लोब पर स्थित वह वृत्त जो दिन और रात को क्या करता हो, विभाजित करता हो, क्या कहलाएगा, प्रदीप्ति वृत्त कहलाएगा। और यह वृत्त अक्ष के साथ में नहीं मिलता है। अब इस चित्र में देखिए बच्चों कि ये वृत्त है और इस वृत्त को दो भागों में अर्थात इस ग्लोब को दो भागों में, ये सूर्य है यहां पे बच्चों, ये सूर्य के सामने वाले भाग में यहां पे क्या होगा, दिन, और इसके विपरीत वाले भाग में क्या होगी यहाँ पे, रात। तो इस दिन और रात वाले भाग को अलग करने वाली ये जो रेखा है ये क्या कहलाएगी बच्चों, प्रदीप्ति वृत्त कहलाएगी। तो सिंपल सी बात हमें ये ध्यान रखनी है कि पृथ्वी के ग्लोब या पृथ्वी को दिन और रात में विभाजित करने वाला वृत्त क्या कहलाएगा, अपना प्रदीप्ति वृत्त कहलाएगा। अब आगे बात करते हैं कि बच्चों हमने देखा पृथ्वी का जो परिक्रमण गति है उसको वार्षिक गति के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें हमने देखा यहाँ पे कि उसको पूरा होने में लगभग लगता है 365 दिन, और 365 से ही 1/4 दिन, अर्थात 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और समथिंग में कुछ सेकंड लगते हैं, जिसको 6 घंटे मान लिया जाता है। तो बच्चों इस 365 दिन को और ये 6 घंटे जो अलग बच गए, अपने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से एक दिन कितने का मानेंगे, 365 दिन का माना है। इसी प्रकार से इसमें भी 365 का मानेंगे, इसमें भी 365 का, ये भी 365 का। तो बच्चों इस प्रकार से हम देखेंगे कि प्रत्येक 4 साल में ये जो 6 घंटे हैं ये यहाँ पे 12 हो गए, यहाँ 18 हो गए और यहाँ पर कितने हो गए, 24 हो गए। तो प्रत्येक चौथे साल में ये जो ऊपर का जो अलग से समय लग रहा था उसको हमने अलग निकाल लिया और प्रत्येक चौथे साल में इसको क्या बना दिया, एक दिन बना दिया, एक दिन एक्स्ट्रा हो गया बच्चों यहाँ पे। अब इस एक दिन को चौथे साल में जोड़ देंगे, अर्थात प्रत्येक चौथा वर्ष क्या होगा, 365 की जगह 366 दिन का होगा। और ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं वो क्या कहलाता है, लीप वर्ष कहलाता है। और बच्चों इस लीप वर्ष को ज्ञात करने के लिए सामान्य सा प्रश्न दिया जाता है कि जिसमें 4 विकल्प होंगे अपने को, और उसमें अपने से ये पूछेंगे कि इनमें से कौन सा लीप वर्ष है अथवा नहीं है। तो सिंपल सी बात ध्यान रखनी बच्चों, ये वर्ष कितने हो रहे हैं, 4। तो जिस सन में 4 का भाग पूरा जा रहा हो वो सन क्या कहलाएगा, लीप वर्ष कहलाएगा। जैसे बच्चों 2020 है, इसमें 4 का भाग देंगे, पूरा चला गया, इसलिए जो 2020 का सन था अपना वो क्या था, लीप वर्ष था। और इसमें जो एक दिन ये एक्स्ट्रा आया है, इस दिन को फरवरी माह में जोड़ दिया जाएगा, अर्थात फरवरी माह लीप वर्ष में कितने दिन की हो जाएगी बच्चों,
फरवरी माह लीप वर्ष में 29 दिन की हो जाएगी। वहीं सामान्य वर्षों में फरवरी के माह में दिन कितने होते हैं बच्चों? 28 होते हैं। और इस लीप वर्ष का जो एक दिन एक्स्ट्रा हो गया वो बच्चों हमने किस में जोड़ दिया? फरवरी माह में। तो अब बता सकते हैं आप कि ऐसा वर्ष जिसमें 365 की जगह 366 दिन होते हैं वो लीप वर्ष कहलाता है। और लीप वर्ष ऐसा वर्ष होता है जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता हो और जिसमें फरवरी का दिन कितने का होगा बच्चों? 29 दिन का होगा। और सामान्य में कितना होता है? 28 का होता है। तो ये था बच्चों अपना लीप वर्ष के बारे में। अब बात करते हैं कि ऋतुएं किस प्रकार से बनती है और पृथ्वी की परिक्रमण गति के द्वारा इनका किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है। तो सामान्यतः बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे कि ऋतुओं को 4 भागों में बांटा गया है। तो इसमें पहली ऋतु है बच्चों ग्रीष्म ऋतु, उसके बाद में शरद, उसके बाद में शीत और बसंत। ये 4 ऋतु हैं अपने सामने। और पृथ्वी की जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण वाली गति है उसके द्वारा इनका निर्माण होता है। इन सभी के बारे में अभी डिटेल से बात करेंगे कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण इन ऋतुओं में परिवर्तन होता है। जैसे जैसे सूर्य के सापेक्ष में पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन होगा उसी प्रकार से इन ऋतुओं में भी परिवर्तन आता जाएगा। अब बच्चों हम देखेंगे कि इन ऋतुओं के द्वारा किस प्रकार से एक वर्ष का निर्माण होता है और पृथ्वी की परिक्रमण गति अर्थात सूर्य के सापेक्ष में इसकी स्थिति में परिवर्तन आने से किस प्रकार से इनका निर्माण होता है। तो इस गति के द्वारा 3 प्रकार की स्थितियां बनती है बच्चों, जिसमें पहली स्थिति अपने सामने उत्तरी अयनांत, दूसरी है दक्षिणी अयनांत, वहीं तीसरी स्थिति की बात की जाए तो वो अपने सामने है विषुव। तो बच्चों बात करते हैं कि ये उत्तरी अयनांत, दक्षिणी अयनांत और विषुव की स्थिति किस प्रकार से। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों उत्तरी अयनांत के बारे में। उत्तरी अयनांत की स्थिति बच्चों वो है जब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध अर्थात उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ होगा। अर्थात ये दिन आता है बच्चों 21 जून को। सूर्य कर्क रेखा के ऊपर इस दिन लंबवत चमकेगा। पृथ्वी का यदि उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होगा तो उत्तरी गोलार्ध में हमने इसके पहले वाले भाग में देखा कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा थी कर्क रेखा। तो उसके ऊपर सूर्य के द्वारा लंबवत चमकने के कारण उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को, वहीं सबसे छोटी रात 21 जून को। और उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर इस दिन झुका हुआ रहता है। वहीं बच्चों इसके विपरीत यदि बात की जाए दक्षिणी अयनांत की, दक्षिणी अयनांत में बात करेंगे तो ये स्थिति अपने सामने निकल कर आती है 22 दिसंबर को। और इसके नाम से स्पष्ट है दक्षिणी, अर्थात पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव यदि सूर्य की तरफ झुका हुआ होगा तो वो स्थिति क्या कहलाएगी? दक्षिणी अयनांत। और दक्षिणी गोलार्ध में जो मुख्य अपना अक्षांश था वो था मकर रेखा, जिसका मान था बच्चों 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और इसी के कारण ये जो मकर रेखा के ऊपर जो लंबवत चमकती है सूर्य की किरणें, इनसे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा 22 दिसंबर को और सबसे छोटी रात भी कब होगी? 22 दिसंबर को। इन दो स्थितियों के अलावा एक स्थिति ऐसी आती है जब सूर्य की तरफ ना तो उत्तरी गोलार्ध झुका रहता है और ना ही इसका दक्षिणी गोलार्ध झुका रहता है। तो वो स्थिति बच्चों विषुव नाम से जानी जाती है, जिसको इक्विनॉक्स के नाम से भी जानते हैं। इसको इक्विनॉक्स के नाम से भी जानते हैं, इसको विषुव बोलते हैं। तो ये स्थिति बच्चों वर्ष में 2 बार आती है। एक बार तो 21 मार्च को आएगी और दूसरी बार आएगी 23 सितंबर को। और इस स्थिति में सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पड़कर सीधी और सीधी लंबवत पड़ती है विषुवत वृत्त पर। और विषुवत वृत्त पर पड़ती है इसलिए विषुवत वृत्त पर क्या रहता है बच्चों? 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात रहती है। तो बच्चों इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि ये अपनी पृथ्वी, ये विषुवत वृत्त, ये कर्क रेखा और ये है अपनी मकर रेखा। तो बच्चों एक स्थिति ये आएगी 21 मार्च को, दूसरी स्थिति आएगी यहाँ पे 23 सितंबर को। कर्क रेखा के अगर ऊपर सूर्य चमकेगा तो वो स्थिति आएगी अपने सामने 21 जून को। और वहीं मकर रेखा के ऊपर चमकेगा तो वो स्थिति आएगी अपने सामने बच्चों 22 दिसंबर को। तो सूर्य का उत्तर से दक्षिण की ओर जाना क्या कहलाता है? दक्षिणायन। और दक्षिण से उत्तर की ओर सूर्य का पुनः वापस आना या आगमन होना क्या कहलाता है बच्चों? सूर्य का उत्तरायण। तो इस उत्तरायण और दक्षिणायन की घटना के बीच में एक स्थिति ऐसी आती है जब ये सूर्य विषुवत वृत्त पर वर्ष में 2 बार
21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें इस पर क्या पड़ेगी, अपने लंबवत पड़ेगी। और इस लंबवत पड़ने की घटना को क्या कहेंगे, विषुव कहेंगे। अब इसको डायग्राम में देखें बच्चों कि ये अपना उत्तरी गोलार्ध है और ये स्थिति है बच्चों 21 जून की। कितने जून की, 21 जून की। इसको उत्तरी अयनांत के नाम से जाना गया था। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो अपना यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है और ये सूर्य, इस सूर्य के सापेक्ष में ये झुका हुआ है उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर, इसलिए ये उत्तरी गोलार्ध में क्या रहेगी, ग्रीष्म ऋतु। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेगी, यहाँ पे ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। ये उत्तरी अयनांत कहलाएगा। और वहीं इसके विपरीत स्थिति 22 दिसंबर को आएगी, जब इसका दक्षिणी गोलार्ध बच्चों सूर्य की तरफ झुका हुआ रहेगा। तो वो स्थिति आएगी 22 दिसंबर को, जिसको दक्षिणी अयनांत के नाम से भी जाना जाता है। और इस समय उत्तरी अयनांत में अगर बात की जाए तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य जितना नजदीक होता है उतना ही तापमान क्या रहेगा, अधिक रहेगा। और उत्तरी गोलार्ध में नजदीक है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु बच्चों, ग्रीष्म ऋतु। और वहीं इस समय दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु। अगर इसके विपरीत स्थिति अर्थात दक्षिण अयनांत की बात करेंगे तो दक्षिण अयनांत में उत्तरी गोलार्ध में तो शीत ऋतु रहेगी, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु रहेगी बच्चों, ग्रीष्म ऋतु। तो बच्चों इस दक्षिणी अयनांत वाली स्थिति के आसपास एक पर्व आता है जिसको क्रिसमस के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा पर्व बच्चों, क्रिसमस का पर्व। क्रिसमस का पर्व आता है बच्चों प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को। तो 25 दिसंबर को क्रिसमस का पर्व आता है। तो अपने से ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्रिसमस का पर्व ग्रीष्म ऋतु में कहां पर मनाया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि 25 दिसंबर के समय दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु। और दक्षिणी गोलार्ध का एक बड़ा महाद्वीप और एक बड़ा देश, उसका नाम है अपने सामने ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश बच्चों, ऑस्ट्रेलिया। तो इस ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में कौन सा पर्व मनाया जाएगा, क्रिसमस का पर्व मनाया जाएगा। आप देख सकते हैं इस प्रकार का प्रश्न अपनी पाठ्य पुस्तक में है। और आगे अब बात करते हैं बच्चों उत्तरी अयनांत और दक्षिणी अयनांत के अलावा जो दो स्थितियां जिसमें सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ रही थी, वो थी अपने विषुव की स्थिति। एक तो था 21 मार्च को और दूसरा था अपना 23 सितंबर को। इस समय बच्चों शरद ऋतु और वसंत ऋतु का प्रभाव रहता है। तो बच्चों ये था अपना तीसरा अध्याय, जिसमें हमने देखा कि पृथ्वी की कितने प्रकार की गतियां होती है और इन गतियों के द्वारा किस प्रकार से रात और दिन को अलग करने वाला जो ग्लोब अर्थात पृथ्वी के ऊपर एक वृत्त बनता है उसको प्रदीप्ति वृत्त के नाम से जाना जाता है। फिर हमने लीप वर्ष के बारे में बात की है कि उसमें कितने कितने दिन होते हैं, किस प्रकार से उसका फॉर्मेशन होता है। और उसके आगे हमने बात की कि पृथ्वी की जो परिक्रमण गति है अर्थात सूर्य के चारों ओर, उससे किस प्रकार से विभिन्न ऋतुएं और अयनांतों का और विषुवों का निर्माण होता है। तो बच्चों इस भाग में मैंने आपको बताया कि पृथ्वी की घूर्णन और परिक्रमण गतियों और उनसे किस प्रकार से इन सभी का निर्माण होता है। आगे वाले भाग में मैं आपके लिए लेके आऊँगा बच्चों इस भाग से संबंधित जितने भी प्रकार के महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।